स्वागत है आप सबका अपने डिजिटल एजू एग्ज़ाम में। आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास में यूरोपियों का जो आगमन था पार्ट थर्ड की, जिसमें हम पढ़ेंगे अंग्रेज़ों के बारे में कि अंग्रेज़ों ने किस प्रकार भारत में आगमन किया और अपने व्यापार व्यवस्था को कैसे यहाँ फैलाया। जैसा कि मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 की इसकी वीडियो बना रखी है, जिसमें हमने पुर्तगालियों के बारे में पार्ट 1 में और पार्ट 2 में डचों के बारे में जानकारी उसमें दी है। उन दोनों वीडियो का लिंक मैंने इस पार्ट थर्ड के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया है। आप उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी लाभदायक रहेंगे। और आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा प्लीज़। तो आज हम बात करेंगे अंग्रेज़ों का भारत में आगमन किस प्रकार रहा, उसको समझेंगे। शुरू करते हैं हम। डचों के पश्चात भारत में अंग्रेज़ों का आगमन हुआ। अंग्रेज़ों की प्रारंभिक समुद्री यात्राएं सुमात्रा, जावा एवं मलक्का के लिए हुई, जिनका उद्देश्य मसालों के व्यापार के एक हिस्से पर नियंत्रण प्राप्त करना था। मेन इनका पर्पज़ यही था अंग्रेज़ों का कि क्या करना था कि इनको व्यापार पे कब्जा करना था, खासतौर पे किस पे, मसाले के व्यापार पे कब्जा करना। सितंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। कब किया गठन? 1599। और कंपनी का नाम क्या था आगे समझेंगे। इस कंपनी का नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़। ये था कंपनी का नाम, जिस कंपनी का गठन 1599 में किया गया था। आगे देखते हैं। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर सन 1600 में एक आज्ञा पत्र, जिसे चार्टर कहा गया, के द्वारा इसे 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया। किसे? इस कंपनी को। ये जो कंपनी थी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़, इनको एक तरह से आज्ञा पत्र मिल गया कि आप जो पूर्व के देश हैं इनके साथ 15 वर्षों तक आप करिए व्यापार, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते। कंपनी के प्रबंध के लिए एक समिति की व्यवस्था की गई। इसमें एक निदेशक, एक उपनिदेशक और 24 अन्य सदस्य होते थे। यही समिति बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल के नाम से जानी गई। 1601 में अंग्रेज कंपनी के जहाज से इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पहुंचे। ठीक है। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक प्रथम अंग्रेजी जहाज 1608 ईस्वी में सूरत बंदरगाह पे पहुंचा। किसके द्वारा? कैप्टन हॉकिंस। किसके? कैप्टन हॉकिंस के द्वारा। और जहाज का नाम क्या था? हेक्टर। कब पहुंचे? 1608 में। कहाँ पहुंचे जी? सूरत बंदरगाह पर। आगे देखते हैं। भारत में व्यापारिक कोठियाँ स्थापित करने का प्रथम प्रयास 1608 ईस्वी में ही प्रारंभ हुआ। कब प्रथम कोठी की बात की जाए? 1608 ईस्वी। आगे। जॉन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज था जिसने समुद्र के रास्ते भारत की भूमि पर कदम रखा। हॉकिंस अकबर के नाम ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का पत्र लेकर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया था। अब बात करते हैं अगर जॉन हॉकिंस की, तो ये प्रथम अंग्रेज था। कौन प्रथम अंग्रेज था जो समुद्र के रास्ते भारत की भूमि पर आता है। अब हॉकिंस क्या था कि हॉकिंस अकबर के नाम से ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का पत्र लेकर वहाँ से निकला था, मगर आते आते यहाँ कहाँ पहुँचा? सत्ता बदल गई, जहांगीर के दरबार में आके पहुँचा। चलो जी ठीक है। हॉकिंस को तुर्की एवं फारसी भाषा का ज्ञान था। चलो जी। उसने मुगल दरबार में फारसी भाषा में बात की थी, तो जहांगीर ने उसे प्रसन्न होकर उसे 4000 मनसब तथा इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान कर दी। किसकी? इंग्लिश खान की उपाधि। याद रखिएगा, इंग्लिश खान की उपाधि किसे मिली? तो जॉन हॉकिंस को मिली। क्यों मिली जी? क्योंकि वह तुर्की एवं फारसी भाषा का ज्ञाता था और उसने मुगल दरबार में फारसी भाषा में बात की थी जहांगीर के सामने। तो जहांगीर ने प्रसन्न होकर क्या किया भाई? 400 मनसब दे दिए उसे और इंग्लिश खान की उपाधि दे दी। हॉकिंस ने अंग्रेजों के लिए सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी। कैप्टन मिडिल्टन के प्रयासों से प्रारंभ में अनुमति प्रदान कर दी गई, परंतु
परंतु पुर्तगालियों के शत्रुतापूर्ण कारनामों और सूरत के सौदागरों के विरोध के कारण यह अनुमति रद्द कर दी गई। चलो जी, रद्द कर दिया। आगे बढ़ते हैं। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी। कब? 1613 में, ये याद रखिएगा। 1613 में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी। इसके पहले 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम, जिसे मछलीपट्टनम के नाम से जाना जाता है, में अंग्रेजों ने व्यापारी कोठी स्थापित की थी, जो कि 1611 में उन्होंने कर ली थी। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में अपनी व्यापारी कोठी। 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था। कब? 1615 में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था। सर टॉमस रो किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में। मसूलीपट्टनम गोलकुंडा राज्य का मुख्य बंदरगाह था। यहाँ से अंग्रेज स्थानीय सूती वस्त्रों को खरीदकर फारस एवं बेंटम भेजते थे। कहाँ भेजते थे? फारस एवं बेंटम। यहाँ जब अंग्रेजों का विरोध होने लगा तथा स्थानीय अधिकारी भी बार बार रिश्वत की मांग करने लगे, तब इन समस्याओं से परेशान होकर अंग्रेजों ने 1629 ईस्वी में अरमा गांव में कोठी खोली। अरमा गांव पुलिकट की डच बस्ती से कुछ मील दूर उत्तर दिशा में स्थित थी। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान जारी किया। इसके अनुसार 500 पगोड़ा वार्षिक कर देकर व्यापार की अनुमति दी गई। यही सुनहरा फरमान था कि 500 पगोड़ा वार्षिक कर देकर व्यापार की अनुमति दे दी गई। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे नामक अधिकारी ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया तथा वहाँ एक किलाबंद कोठी बनाई, जिसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज या फोर्ट सेंट डेविस जॉर्ज पड़ा। साथ ही अंग्रेजों ने 1651 ईस्वी में हुगली में व्यापारी कोठी स्थापित की। पूछेगा, हुगली में व्यापारी कोठी कब स्थापित की गई? 1651 में। किसने की? अंग्रेजों ने। हुगली पर अधिकार के पश्चात अंग्रेजों ने कासिम बाजार, पटना, राजमहल में कारखाने स्थापित किए, जबकि इंग्लैंड में स्वदेशी प्रतिद्वंदियों ने न्यू कंपनी नामक एक व्यापारिक संस्था का गठन कर लिया। चलो जी आगे। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। कैथरीन का पूरा नाम कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप दे दिया। क्या हुआ जी? 1661 में इंग्लैंड के राजा जो चार्ल्स द्वितीय थे, उनका विवाह पुर्तगाली राजकुमारी जो कैथरीन उनके साथ हुआ। तो अब भाई शादी हुई तो फिर पुर्तगालियों ने उन्हें दहेज के रूप में क्या दिया कि भाई बम्बई द्वीप ही दे दिया पूरा। चलो जी ठीक है। 1668 ईस्वी में सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर कंपनी को सौंप दिया। फ़ायदा तो आना चाहिए ना। इन्होंने कहा कि भाई लोग इससे हमारी कंपनी चलाएगी, यहाँ से व्यापार पर करेगी और जो भी होगा वो ब्रिटेन के खजाने में आएगा, अंग्रेजों के खजाने में आएगा। बम्बई का गवर्नर गेराल्ड ओंगियार बम्बई का वास्तविक संस्थापक था। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि भाई बम्बई का अगर वास्तविक संस्थापक ब्रिटिश कालीन भारत में कौन था, तो उसको देखेंगे हम। गवर्नर थे गेराल्ड ओंगियार, जो 1669 ईस्वी से 1677 ईस्वी थे। यही इसके वास्तविक संस्थापक थे, इसके बम्बई के। आगे देखते हैं। 1694 ईस्वी के हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रस्ताव के अंतर्गत 1698 ईस्वी में 2 अन्य नई कंपनियां स्थापित की गई। इनमें से एक जर्नल सोसाइटी तथा दूसरी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट के नाम से जानी गई। आगे देखते हैं। 1688 ईस्वी में स्थापित न्यू कंपनी तथा 1698 में स्थापित जर्नल सोसाइटी और इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट नामक कंपनी का 1708 ईस्वी में विलय हो गया तथा द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ द लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़ का जन्म हुआ। यही बात है।
कि न्यू कंपनी को और जर्नल सोसाइटी को, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट कंपनी को क्या कर दिया गया, इनको 1708 में इनका विलय कर दिया गया। और विलय के साथ क्या हुआ, एक नई कंपनी बन के उभरी, कौन सी, द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। आगे देखते हैं, कंपनी का यह नाम 1833 ईस्वी तक रहा। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा इसका नाम बदलकर ईस्ट इंडिया कंपनी रख दिया गया। क्या रख दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी, यहीं से। अब उस समय जो बंगाल में जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही थी शुरुआती, अब उनको समझेंगे हम कि क्या बंगाल में क्या घटनाएं चल रही थी उस समय राजनीति को लेकर। बंगाल में सर्वप्रथम अंग्रेजों को व्यापारिक छूट 1651 ईस्वी में उस समय प्राप्त हुई जब गैब्रियन बोटन ने एक लाइसेंस अंग्रेजी कंपनी के लिए प्राप्त किया था। अब गैब्रियन बोटन ने, जो बंगाल के सूबेदार शाह शुजा के साथ दरबारी चिकित्सक के रूप में रहता था, ठीक है, इसके द्वारा 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले में कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई। ठीक है जी। 1656 ईस्वी में एक दूसरा निशान मंजूर किया गया। इसके अंतर्गत बिना किसी बाधा के अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति की पुनः पुष्टि की गई। कंपनी ने सहिस्ता खां से 1672 ईस्वी में एक नया फरमान प्राप्त किया जिसमें उसे कर अदा न करने की विशेष छूट प्रदान की गई। बादशाह औरंगजेब ने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी किया जिसमें यह आदेश दिया गया कि कोई चुंगी के लिए कंपनी के कर्मचारियों को तंग न करे और न उनके व्यापार में कोई बाधा उत्पन्न करे। इसमें यह भी आदेश था कि अंग्रेजों से 2% चुंगी के अतिरिक्त 12% जजिया के रूप में लिया जाएगा। किंतु जब 1686 ईस्वी में अंग्रेजों ने हुगली को लूटा तब मुगल सेनाओं से संघर्ष हुआ, फलस्वरूप उन्हें यहाँ से भागना पड़ा अंग्रेजों को। साथ ही मसूलीपट्टनम, विशाखापट्टनम आदि कारखानों को भी गंवाना पड़ा। इसी क्रम में सर जॉन चाइल्ड को 1688 ईस्वी में औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया। किसे निष्कासित किया? सर जॉन चाइल्ड को। कब? 1688 में। किसने किया? औरंगजेब ने। कहाँ से? भारत से। ठीक है, आगे देखते हैं। जब चोरनौक ने अगस्त 1690 में सुल्तानाती में एक अंग्रेजी कोठी स्थापित की, इस प्रकार ब्रिटिश भारत की भावी राजधानी कलकत्ता की नींव पड़ी। अब कलकत्ता की नींव का हम कहें अगर एक तरफ से जो श्रेय है जॉब चोरनौक को जाएगा। क्योंकि 16 अगस्त 1690 में सुल्तानाती में एक अंग्रेजी कोठी स्थापित की, इस प्रकार ब्रिटिश भारत की भावी राजधानी कलकत्ता की नींव पड़ी। यहीं से ही बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को सुल्तानाती, कालीकता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी प्रदान की गई। इन्हें ही मिलाकर जॉब चोरनौक ने कलकत्ता की नींव रखी। किसको मिलाकर? सुल्तानाती को, कालीकता को और गोविंदपुर नामक इन तीनों गांवों को मिलाकर क्या किया गया? जॉब चोरनौक द्वारा कलकत्ता की नींव रखी गई, जॉब चोरनौक द्वारा। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में उक्त किलाबंद व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम फोर्ट विलियम रखा गया। सर चार्ल्स ऑयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट बने। 1700 ईस्वी में यह प्रथम प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया, जो 1774 से 1911 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा। कौन? यहाँ कलकत्ता की बात हो रही है, क्योंकि कहानी इसने इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में उक्त किलाबंद व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम फोर्ट विलियम रखा गया। सर चार्ल्स अय्यर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट रहे और 1700 ईस्वी में यह प्रथम प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया, जो 1774 से लेकर 1911 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत की राजधानी बना रहा। और इसी के साथ आज ये अंग्रेज़ों का जो पार्ट 3 है, जिस तरह अंग्रेज़ों का आगमन हुआ, वो समाप्त होता है। और जैसा कि मैंने ऊपर बताया है कि पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें पार्ट 1 में पुर्तगालियों के बारे में और पार्ट 2 में डचों के बारे में हमने जानकारी दी है, और उनका जो हमने लिंक है इसके वीडियो को जो पार्ट ये 3rd जो सामने हमारे चल रहा है, इसके डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डला हुआ है। आप उन दोनों वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक को ओपन करके ज़रूर देखिएगा, और काफ़ी लाभदायक है वीडियो ये, आपके अपकमिंग एग्जाम्स में हेल्पफुल रहेंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है और आई भी होगी जहाँ तक की उम्मीद है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।